कल हमने डेटर्स मेथड देखा था, ओके। सो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि क्या क्या हुआ है अभी तक। सो ब्रांच अकाउंट में डियर फ्रेंड्स दो टाइप की ब्रांचेस होती है बेसिकली। एक होती है डोमेस्टिक ब्रांच और एक होती है फॉरेन ब्रांच। जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसके अंदर भी दो पार्ट हमने देखे। एक कौन सी है, डिपेंडेंट ब्रांच, और एक कौन सी है, इंडिपेंडेंट ब्रांच। फिर मैंने बातचीत शुरू की डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में, और मैंने आपसे कहा कि बच्चों डिपेंडेंट ब्रांच मतलब क्या, जो अपने अकाउंटिंग के लिए किसके ऊपर डिपेंड करती है, एचओ। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन एचओ। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 4 मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। पहला वाला कौन सा मेथड था, डेटर्स मेथड। दूसरा वाला कौन सा है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, एग्रीड। तीसरा कौन सा है, फाइनल अकाउंट मेथड। और चौथा वाला कौन सा है, होलसेल प्राइस मेथड। डू यू रिमेंबर? और मैंने आपसे कहा था कि होलसेल प्राइस मेथड ऐसा मेथड कोई नहीं है, बट फिर भी क्योंकि थोड़ा सा इसका अकाउंटिंग अलग है, ट्रिकी है, इसलिए मैं इसको अलग तरीके से डील करता हूं। अब इसके अंदर से हमारा एक मेथड हो गया डेटर्स मेथड। बट बेटा जब भी मैं पढ़ाई किया करता था उन दिनों में, जब मैं सीए कर रहा था, मेरे को कभी इन चीजों में सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कि 4 मेथड है एक ही चीज के अकाउंटिंग के। मुझे कॉम्प्लिकेशन पसंद नहीं है। एक ही चीज के 4 मेथड क्यों होते हैं? जब एक मेथड से हो जाता है और परफेक्ट आंसर आता है, देन व्हाई डू वी हैव टू गो फॉर अनदर मेथड? क्योंकि जितनी ज्यादा चॉइस उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। तो मैं सिंप्लिसिटी में बिलीव किया करता था, एंड आई ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम कि 4 मेथड क्यों है। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आपको भी प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर 4 मेथड है तो, और तब आपको सोचना पड़ेगा कि डेटर्स मेथड में क्या प्रॉब्लम थी जिसके वजह से नेक्स्ट मेथड इन्वेंट हुआ, और नेक्स्ट मेथड में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नेक्स्ट मेथड इंट्रोड्यूस हुआ। तो ऑब्जेक्टिव क्या इंस्टीट्यूट का सिर्फ मेथड्स पढ़कर कंप्लीट नहीं करना है, आपको उस मेथड में क्या फ्लॉज थे, क्या डीमेरिट्स थे, ये पता करके नेक्स्ट मेथड क्यों आया इसके बारे में सोचना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? हाउ आर वी गोइंग टू गो? यस। So lovely boys and girls, let's talk about that part. डेटर्स मेथड में मुझे जरा फॉर्मेट याद नहीं आ रहा है, आप सभी लोगों को मुझे फॉर्मेट के साथ हेल्प करना पड़ेगा। आर यू ऑल रेडी? तो जरा बेटा मुझे बताओ फॉर्मेट में क्या क्या था। मैं आपके सामने बनाता हूं डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ब्रांच अकाउंट। डू यू ऑल एग्री? अब इस ब्रांच अकाउंट में आप मुझे बताइए क्या क्या चीजें हम डेबिट में लिखते थे, याद करके बताइए। यहां पर क्या आता था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एग्रीड। मैंने अंडरलाइन कर दिया। कौन सा आता था, ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या आता था, डेटर्स। फिर फर्नीचर या फिक्स्ड असेट्स या पेटी कैश। अच्छा, फिर यहां पर क्या आता था, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। और क्या क्या आता था इधर, टू वेरियस अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। सो आई विल राइट डाउन टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इधर क्रेडिट साइड में क्या आता था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसके, अंडरलाइन करके हमने लिखा था क्रेडिटर्स, एग्रीड। फिर यहां पर हम क्या लिखा करते थे, बाय कैश या रेमिटेंस, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसको अंडरलाइन करके हम क्या लिखते थे, रेमिटेंस। और यहां पर मैं क्या लिखा करता था, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखता था मैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, स्टॉक, हाँ, डेटर्स और फिक्स्ड एसेट्स, और पेटी कैश अगर हुआ तो पेटी कैश वगैरह वगैरह ऐसी चीजें थी। बेटा मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इन सभी चीजों में फिर मैंने आपसे कहा कि ये जो अकाउंट्स है इसका बैलेंस हम कहां से निकालते हैं, इसका बैलेंस हम कहां से निकालते हैं, ये कहां से निकालेंगे हम इसका बैलेंस, इसका बैलेंस बताओ या इसका बैलेंस बताओ, हम कहां से निकाला करते थे। तो आपने बताया मेमोरेंडम अकाउंट्स। अब ये मेमोरेंडम अकाउंट्स कौन बनाता है, मैंने कल आपको सिखाया था, कौन बनाता है, ब्रांच। तो ये बनाती है ब्रांच। क्या इसका रिकॉर्ड एचओ पूरा डिटेल में मेंटेन करता है, नहीं, सारा रिकॉर्ड किसके पास है, ब्रांच के पास। अब इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है कि ब्रांच ने अगर उधार पर माल बेच रही है तो किसको बेच रही है, हमको नहीं पता, हमको उस व्यक्ति का नाम नहीं पता, हमको क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंस पता है। और किसी भी हालत में आप मुझे बताओ, ब्रांच मेंटेन करो या एचओ मेंटेन करो,
डेटर्स का अकाउंट तो मेंटेन करना पड़ रहा है ना, स्टॉक का अकाउंट तो मेंटेन करना पड़ रहा है ना। मतलब अकाउंट भी मेंटेन करो और कंट्रोल कम है, क्योंकि दो लोग अलग अलग जगह पे अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। एक ब्रांच कर रही है मेमोरेंडम, स्टॉक अकाउंट मेमोरेंडम, डेटर्स अकाउंट मेमोरेंडम, पेटी कैश अकाउंट, सारे मेमोरेंडम बेसिस पर किए जा रहे, कच्चे फॉर्मेट में किए जा रहे। तो फिर ऐसा सोचा गया अगर कंट्रोल अच्छा रहे और अगर जो मेमोरेंडम अकाउंट वहां पे बना तो रहे, उसको अगर क्लब करके डबल एंट्री सिस्टम से अगर ये काम किया जाए तो सो कंट्रोल भी अच्छा होगा, किसको माल बेचा वगैरह वगैरह। जैसे अब मान लो इधर स्टॉक था 10,000 रुपए का, राइट। मान लो कुछ स्टॉक चोरी हो गया, तुम यहां पर कितना लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक 9,500, मगर 9,500 क्यों है ये आप नहीं जानते। अगर ब्रांच ने बता दिया कि भाई 9,500 हमारा स्टॉक है, तो हमारा डबल एंट्री सिस्टम में कंट्रोल नहीं आ रहा। कंट्रोल कब आएगा, अगर अच्छा मैनेजर है जो एचओ में हैंडल कर रहा है, तो वो पूछेगा भाई 9,500 कैसे आ रहा है। बट बेटा उसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है, कंट्रोल अच्छा नहीं है, और फिर भी अकाउंटिंग बनाने की जरूरत है कि नहीं है, यस। इसीलिए बच्चों आप डबल एंट्री सिस्टम में सब कुछ इंक्लूड कर कर हम कौन सा अकाउंटिंग बनाना सीखेंगे, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। एग्जाम में आपको दो मेथड में हमेशा कंफ्यूजन होगा, डेटर्स मेथड और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में। ध्यान से सुनना, अगर एग्जामिनर साइलेंट है कौन सा मेथड यूज करना है, ऑलवेज यूज दिस मेथड, बिकॉज दिस मेथड इज मोर सुपीरियर देन डेटर्स मेथड। अगर आपको ऐसा बोलेगा प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, तो मैं कल से आपको प्रिपेयर कर रहा हूं इस चीज के लिए, कल से मैं आपको बता रहा हूं कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट बोला, लखनऊ ब्रांच अकाउंट, ऐसा कोई भी शब्द यूज किया तो डेटर्स मेथड। मगर बच्चों अगर आपको ऐसा बोला जाए कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तब आप कौन सा बनाओगे, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। तब कभी भी ब्रांच अकाउंट नहीं बनाना, तब कौन सा मेथड बनाओगे, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इज दैट ओके, क्लैरिटी इन पॉज पे। तो चलिए आइए हम देखते हैं अभी किस तरीके से इसका वर्किंग होता है। Oh, sorry. Stock and debtors method में generally following accounts are maintained. Which are the following accounts? Branch stock account, branch debtors account, goods sent to branch account, branch adjustment account, branch expenses account, branch cash account, branch P&L account and branch asset account. I'll request you all to write it down, ताकि इतने ही अकाउंट्स है और अगर सभी अकाउंट्स का नेचर और ये किस तरीके से फंक्शन करता है अगर आपको ये पता चल गया तो अगला मेथड आपके लिए आसान है। तो सारे अकाउंट्स लिख कर रख लो, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब समझा गया, इसका मतलब समझा गया, मैं आपको बाद में पूछूंगा। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इधर ऐसे लिखा था प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। नेसेसरी लेजर अकाउंट जनरली ये वर्ड यूज किया जाता है, या अगर क्लियर नहीं है इंस्ट्रक्शन तो आप कौन सा बना दोगे, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अगर बोला लखनऊ ब्रांच अकाउंट बनाओ, पटना ब्रांच अकाउंट बनाओ, तो आपको कौन सा ध्यान में रखना है, डेटर्स मेथड। ठीक है, आर यू रेडी? सारे अकाउंट लिख दिया, लेट अस गो अहेड। देखो अकाउंटिंग एंट्री फ्लो, पहले कुछ पार्ट मैं आपको समझा देता हूं। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, हमारा एचओ है पुणे में, एचओ है पुणे में,
ठीक है, और हमारी ब्रांच है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, नासिक में, ठीक है, हो सकती है। तो एचओ कहां पे है? पुणे में, और ब्रांच कहां पे है? नासिक में। तो ध्यान से सुनना क्या होता है, मैं समझा रहा हूं। पुणे वाला बंदा माल बाय करता है, देखो इसको है ना तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश करो। ये सोचो ही मत कि ब्रांच है, क्योंकि ब्रांच होने से अकाउंटिंग चेंज नहीं होती। जो 11th 12th में पढ़ा हो तो वैसा वैसा ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि ब्रांच है तो अकाउंटिंग अलग है, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, एचओ ने माल बाय किया तो वो एंट्री क्या करेंगे? जितना मुझे समझ में आता है तो एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट ऑब्लिक कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और परचेसेस कहां पर डेबिट होगा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैंने यहां पर लिखा परचेसेस अराउंड, मैं लिखता हूं 1 लाख। एग्रीड? यस। फिर यहां से हमको माल भेजना है किसके पास? ब्रांच के पास। मैं आपको दो कंसेप्ट सिखाता हूं। एक, माल भेजा जाता है एट कॉस्ट, मगर कल हमने बोला ऐसा रियल लाइफ में बहुत रेयरली होता है। ब्रांच को हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ना पता चले, इसलिए हम उसको कौन सी वैल्यू पर माल भेजते हैं? एट सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस। बट बेटा, क्या हम अपने आप से ही प्रॉफिट कमा सकते हैं क्या? नहीं। मैं अगर ब्रांच को भेज रहा हूं तो ब्रांच कौन है? मैं ही तो हूं, मेरा एक दूसरा सेंटर है। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट का जो 1 लाख है, अगर मान लो इस पर प्रॉफिट है 50,000 रुपए, तो यहां पर आउट 1.5 लाख से नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 1.5 लाख से आउट किया तो इधर जीपी बन जाएगा कितना? 50,000 रुपए। और ये 50,000 रुपए जीपी कैसे बन रहा है? मैं अपने आप से ही प्रॉफिट कमा रहा हूं, ऐसा उसका मीनिंग होगा। तो क्या मैं उसको सेलिंग प्राइस पर बाहर निकाल सकता हूं? नहीं। मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में माल आया एट कॉस्ट, और अगर मैं माल अपने आप को ही भेज रहा हूं तो मैं उसको सेलिंग प्राइस से बाहर नहीं निकाल सकता। मैं कौन से प्राइस से निकाल सकता हूं? उसको सिर्फ कॉस्ट। तो इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितने का? मान लेते हैं कि हमने माल भेजा 1 लाख का माल निकाल दूं आउट, मगर ऐसा नहीं होगा, 1 लाख का कम जाएगा। अभी कि आपको समझ में आने के लिए मैं कितने से माल बाहर निकाल रहा हूं? 1 लाख। एग्रीड? ये किसको माल भेज दिया हमने? नासिक ब्रांच को। अब नासिक ब्रांच अपने कोई अकाउंटिंग मेंटेन कर रही है? नहीं। कौन मेंटेन कर रहा है? एचओ। क्योंकि देखो अभी हम कौन सी ब्रांच में? अभी तक डिपेंडेंट ब्रांच में ही है। एग्रीड? तो ओके, तो फिर यहां से मैं बनाऊंगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ऐसा कोई अकाउंट। अच्छा सर, ये अकाउंट बन गया। अच्छा, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट, सही है, टू ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेसेस अकाउंट। कितने में माल इधर आएगा? 1 लाख। समझेगी नहीं? 1 लाख। मगर बेटा, क्या मैं 1 लाख से माल को बाहर निकालूंगा? नहीं। क्या मैं 1 लाख से माल को बाहर निकालूंगा? नहीं। मैं माल को बाहर निकालूंगा एट लोडेड प्राइस। तो ब्रांच को भेजते वक्त मैं लिखूंगा यहां पर बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितना लिख दूं बेटा? 1.5 लाख। मतलब यहां से माल निकला 1.5 लाख पर, मैंने और एक अकाउंट बनाया ब्रांच स्टॉक अकाउंट। समझे क्या? स्टॉक अकाउंट कितना आएगा? इधर मैं लिखूंगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, हाउ मच? 1,50,000। बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट दिस स्टॉक विल ऑलवेज बी एट कॉस्ट टू ब्रांच। ये मैंने कल भी आपको बताया था। ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमेशा कौन सी वैल्यू पर होगा? एट कॉस्ट टू ब्रांच। देखो अब इमेजिन करने की कोशिश करो, मैं एक चलान बना रहा हूं, चलान बनाकर लिख रहा हूं 1.5 लाख रुपए, और वो चलान ब्रांच के पास भेज रहा हूं, तो भाई ब्रांच क्या बोलेगी मेरे को? कितने रुपए का माल मिला? 1.5 लाख का या 1 लाख का? 1.5 लाख का। तो बेटा वही एंट्री हमको ब्रांच स्टॉक में भी करनी पड़ेगी कि ब्रांच को कितने का माल भेजा? 1.5 लाख का। तो सर ये तो लोडेड प्राइस पर हो गया, है कि नहीं है? तो हम क्या करते बेटा, उसी के साथ में यहां पर और एक अकाउंट बनाते, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको ऐसा बोलो जीपी अकाउंट। इसको क्या बोलेंगे आप? जीपी अकाउंट। मैं इसको प्यार से क्या बोलता हूं? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको जीपी भी बोल सकते हो। मुझे बताओ इस 1.5 लाख में प्रॉफिट का कितना अमाउंट है? कितना? 50,000। एवरीवन गेट्स माय पॉइंट, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, आई विल राइट डाउन बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 50,000। से यस। तो अब मैं इधर क्या लिख दूंगा बेटा जी? इधर मैं लिख दूंगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने की एंट्री कर दूंगा मैं? 50,000। ये टैली हुआ? तो आप फील करने की कोशिश करो, मैं वापस बता रहा हूं। मैंने इधर तक के अकाउंट आपको समझाया क्या होता है। तो पहले मुझे बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में माल परचेस होता है एट कॉस्ट, वो बाहर निकलता है एट कॉस्ट, जाता है गुड्स सेंट टू ब्रांच के डेबिट में, वहां से निकलता है लोडेड प्राइस पर।
गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्यों बना रहे पता है क्या? बीच में अकाउंट को क्यों घुसा है पता है क्या? क्योंकि माल निकलता है कॉस्ट पर, कहां से? ट्रेडिंग अकाउंट पे, मगर स्टॉक में घुसता है लोडेड प्राइस पर। अब कैसे करूं ऐसा डायरेक्टली? तो मुझे एक दूसरे अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ी। उस अकाउंट का नाम क्या है? गुड सेंड टू ब्रांच। सो ट्रेडिंग अकाउंट से माल निकला 1 लाख का, इधर आया गुड सेंड टू ब्रांच में 1 लाख का, यहां से निकला 1.5 लाख का, वो कहां गया? ब्रांच स्टॉक में। ना ब्रांच स्टॉक में आपको मैंने एक थंब रूल बता दिया, ऑलवेज कॉस्ट टू ब्रांच। और उसके बाद में क्या हुआ बेटा जी? आपका मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, जिसके अंदर मैंने बोला ये जीपी है, तो कितना लिखा मैंने? बाय गुड सेंड टू ब्रांच 50,000। जरा अभी अकाउंट्स को टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये अगर 1.5 लाख का पूरा माल बिक जाए, पूरा 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 बिक गया, तो कितने का प्रॉफिट रहेगा बताओ? 50,000। तो वही मैंने जीपी पहले ही रिकॉग्नाइज करके रख लिया। एग्रीड? ये स्ट्रक्चर कर रहा हूं मैं। अब ये अकाउंट तो क्लोज हो गया, तो इसको छोड़ दो अभी। अब इधर आओ, अब मैं आपको बैलेंसेस के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा बैलेंसेस होता है। इसको डेबिट बैलेंस होता है, इसको क्रेडिट बैलेंस होता है। जहां तक मुझे सिखाया गया है, आपको भी ऐसे ही सिखाया गया होगा कि जीपी को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और स्टॉक को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो देखो, जब भी स्टॉक बढ़ेगा ना तो क्या करने का? डेबिट। जब भी जीपी बढ़ेगा ना तो क्या करने का? क्रेडिट। जब जीपी कम होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। जब स्टॉक कम होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। अब अपने दिल से पूछो कि स्टॉक कब कम होगा सर? जब हम बेचेंगे। अच्छा, बेचने के तरीके कितने? एक कैश सेल और एक क्या? एब्सोल्युटली राइट। तो मैंने इधर लिखा बाय कैश, ये कौन सा हुआ? कैश सेल्स। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 40,000 का माल मैंने बेचा, बेचने तो भाई कहां दिक्कत है। और फिर वैसे ही मैं इधर और क्या लिख सकता हूं? बाय क्रेडिट सेल। एग्रीड? यस सर। मैंने कितना लिख दिया इधर? मान लेते हैं 40, 1,10,000। एग्रीड? तो बेटा ऑटोमेटिकली क्या हो गया? नहीं, टैली हो गया अभी इस केस में, मगर ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट पूरा रिकॉग्नाइज हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। अभी मेरे को और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। एग्रीड? और डेटर्स अकाउंट में यहां से माल निकला, इधर आएगा, क्या लिखूंगा? टू क्या लिखूंगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितना लिखूंगा बेटा जी? 1,10,000। एग्रीड? मतलब जिससे पैसा आना है। अब मान लो कि पूरा माल नहीं बिका, स्टॉक बच गया अभी भी ब्रांच के पास, हो सकता है ऐसा? चलो करके दिखाओ सर, स्टॉक 10 बच गया। ये देखो, मैं इधर 1,10,000 का माल बिका ही नहीं लिखता हूं, मैं बोलता हूं माल बिका कितने का है? 90,000 का। तो स्टॉक कितना बचेगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बोलो ना, 20,000। डू यू गेट माई पॉइंट? मगर बेटा अगर स्टॉक बच गया है, मैंने जब 1.5 लाख का माल बेचा था, तब भेजा था, तब उसके ऊपर का प्रॉफिट तो पूरा रिकॉग्नाइज कर लिया था कि नहीं? यस। अब मुझे बताओ, अगर माल बच गया है तो क्या करना पड़ेगा? वापस रिवर्स करना पड़ेगा क्या आपको? यस। मैंने कल क्या वर्डिंग बताई थी? जो क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक रहा तो उस पर क्या वर्डिंग यूज करते? स्टॉक रिजर्व। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि नहीं? टू स्टॉक रिजर्व। ये मैं क्या कर रहा हूं? प्रॉफिट को कम। मैं क्या कर रहा हूं इधर? प्रॉफिट को कम, मतलब इस पर जो भी लोडिंग है वो इधर रिवर्स हो जाएगी। एग्रीड? से यस। किसी कोई प्रॉब्लम? जहां तक मुझे पता है 1.5 लाख में प्रॉफिट कितना था? 50,000, मतलब 1/3 प्रॉफिट था। अभी लो कैलकुलेटर पर, 20,000 इंटू 1/3, 6,667। ये समझ में आ गया? ये मैंने क्या की? लोडिंग रिवर्स। तो मतलब अभी तक आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की फंक्शनिंग समझ में आ रही है। माल एचओ से आया तो प्रॉफिट को क्रेडिट करने का, माल एचओ को रिटर्न किया तो ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट करने का, प्रॉफिट कम हो रहा है ना। स्टॉक बच गया तो भी क्या करने का? डेबिट करने का। डू यू गेट माई पॉइंट? यस। अगर माल बेच दिया, किसको? कस्टमर को, तो हम कहां पे जाते? ब्रांच डेटर्स। कुछ बच्चे अब कंफ्यूज होते हैं कि डेटर से माल रिटर्न आया तो क्या हम लोडिंग के एडजस्टमेंट रिवर्स करेंगे? नहीं। क्यों पता है क्या? लोडिंग के एडजस्टमेंट का सिर्फ इंपैक्ट आता है एचओ और ब्रांच के ट्रांजैक्शन के बीच में। डेटर्स को हम कॉस्ट बताकर थोड़ी ना सेल करते हैं। डेटर्स इज अ प्योर सेल। सो माल निकला था किस पर? आईपी पर। वापस आया किस पर? आईपी पर। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। डेटर्स केस में लोडिंग एडजस्ट नहीं करनी है। एग्रीड? लोडिंग कब एडजस्ट करनी है? एचओ ब्रांच, ब्रांच एचओ। सो एचओ से माल आया, लोडिंग एडजस्ट करोगे। ब्रांच से एचओ को रिटर्न किया, लोडिंग एडजस्ट करोगे। स्टॉक बच गया, लोडिंग एडजस्ट करोगे। ओपनिंग स्टॉक है, लोडिंग एडजस्ट करोगे। मुझे पता है गलत है, बट फिर भी एक ट्रिक बता देता हूं। स्टॉक के डेबिट में आया तो एडजस्टमेंट के क्रेडिट में आएगा, राइट? और स्टॉक के क्रेडिट में आया
तो एडजस्टमेंट के डेबिट में आएगा। मगर ये थंब रूल कब अप्लाई करने का? सिर्फ एचओ और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शन के बीच, नहीं तो करोगे बाहर वालों के साथ नहीं। समझ में आया ना? यस, गुड। अब ब्रांच डेटर्स में कितने आ गए? 1,10,000 रुपए। अब क्या हो सकता है डेटर्स के बारे में? कॉमन सेंस में सोचो, क्या हो सकता है डेटर्स के बारे में? पैसा आ सकता है, या बैड डेट्स हो सकता है, या डिस्काउंट हो सकता है, राइट, या सेल्स रिटर्न हो सकता है। जो भी चीज है बिंदास बेधड़क होकर करो। बाय क्या? कैश, बाय बैंक, बाय डिस्काउंट, बाय बैड डेट्स। और इधर क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। क्लोज कर दो इस अकाउंट को। अब बेटा जो डिस्काउंट है ये खर्चा है कि नहीं है? किसका खर्चा है? ब्रांच का। किसका खर्चा है? ब्रांच का। तो अब आपको और एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। अब ब्रांच में खुद के भी तो खर्चे होंगे ना। एक डिस्काउंट है, राइट, जो कहां से आया? डेटर्स से आया। डेप्रिसिएशन हो सकती है, राइट। कुछ कैश में खर्चे हो सकते हैं। सारे खर्चों को इधर लिख दो। टू क्या लिखोगे? जैसे फॉर एग्जांपल टू डिस्काउंट, टू डेप्रिसिएशन, टू और बाकी के खर्चे, राइट, अदर एक्सपेंसेस, सैलरी वगैरह, ये सारे खर्चे डेबिट किए। एग्रीड? अब मुझे क्या करना है? ब्रांच का प्रॉफिट निकालना है, हाँ नहीं? यहां से जो भी जीपी का बैलेंस आएगा ये हम ट्रांसफर करेंगे टू ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, और इधर से एक और अकाउंट बनेगा ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, और ब्रांच पी एंड एल अकाउंट में इधर बैलेंस आएगा कहां से? एडजस्टमेंट अकाउंट से। समझ में आ रहा है ना? जीपी इधर आएगा। तुम ऐसे ही तो करते हो फाइनल अकाउंट में भी। जो भी जीपी होता है वो कहां पे आता है? ब्रांच पी एंड एल अकाउंट में, या नॉर्मल पी एंड एल अकाउंट में। अब मैं क्या बोल रहा हूं? जो भी खर्चे वो खर्चे इधर डेबिट करेंगे कि नहीं? ऑल द एक्सपेंसेस। ये आपको मिल गया एनपी, डिराइव्ड बाय ब्रांच। ये सिस्टम डिवाइड्स किया गया था क्योंकि जो पहला वाला सिस्टम था इसमें कंट्रोल कम था। उसमें ना डेटर्स के बैलेंसेस आपको पता रहते थे, किससे कितना आना क्या, ये आइडिया नहीं रहती थी। इसके अलावा स्टॉक पर कंट्रोल कम रहता था। इस केस में स्टॉक पर भी कंट्रोल है, आपको जीपी भी पता चल रहा है। पहले के केस में क्या सिर्फ नेट प्रॉफिट पता चलता था, इस केस में आपको जीपी पता चलता है, और जीपी के अलावा और क्या चीज पता चलती है आपको? एनपी, कि ब्रांच के यहां पे कितने खर्चे हो रहे हैं अलग से ब्रांच पी एंड एल अकाउंट में दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दिस मेथड इज मोर सुपीरियर देन द अर्लियर मेथड। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो एक बार याद करते कि कहां से शुरू हुई थी हमारी स्टोरी। पहले माल खरीदेगा, वहां से शुरू करो अकाउंटिंग साइकिल। तो माल खरीदा तो कहां पे गया होगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ यहां से जब माल निकलता है, अगर हम अपने आप को बेचते हैं, हमारी मजबूरी है, गांव वालों, कहां पे जाएगा? नहीं जाएगा, मगर कौन सी वैल्यू पर निकलेगा? एट कॉस्ट या एट सेलिंग प्राइस? एट कॉस्ट। मगर हमारी और एक मजबूरी है, क्या हम हमारे ब्रांच मैनेजर को बताएंगे कि भाई मेरा कॉस्ट कितना है? नहीं। तो हमको एक बीच में एक अकाउंट को घुसाना पड़ता है, उसका नाम क्या है? गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो मैं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ऐसा बनाता हूं, राइट। उसके डेबिट में लिखता हूं और ट्रेडिंग के क्रेडिट में। फिर वहां पे जैसे ही मैंने डेबिट में लिखा, फिर मैं क्या करता हूं? यहां से माल निकालता हूं, कौन सी प्राइस पर? लोडेड प्राइस पर। और वो कहां पे जाता है? ब्रांच स्टॉक में। तो यहां से लोडेड प्राइस पर क्रेडिट होगा और ब्रांच स्टॉक के डेबिट में आएगा। डू यू गेट माई पॉइंट? यस। मगर जैसे ही मैंने ये लिखा, मुझे तुरंत क्या रिकॉग्नाइज करना है? जीपी। मतलब अगर ये पूरा माल बिक गया तो जीपी कितना होगा? तो मैं कहां पर लिखूंगा? क्रेडिट साइड में। किसके? ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। क्या लिखूंगा वहां पर? सिर्फ लोडिंग। डू यू गेट माई पॉइंट? नाउ लवली बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? आपका गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्लोज हो गया। अब आपके पास ब्रांच स्टॉक अकाउंट है और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है। रुक जाओ, क्या किया अभी तक सोचो। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में माल आया हुआ है और उसके ऊपर अगर पूरा माल बिक गया तो कितना प्रॉफिट होगा? वो क्रेडिट में दिख रहा है, जीपी। क्या करना पड़ेगा आपको? अब सोचो स्टॉक के साथ क्या हो सकता है? सेल। कैसा सेल? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, राइट। तो हम क्या करेंगे? ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बिल्कुल सही, बाय कैश सेल्स एंड बाय क्रेडिट सेल। फिर क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब ये तो माल अपने पास बच गया अभी तक, मगर इसका प्रॉफिट हमने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं? जितना भी माल आया था पूरा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया। तो इसके अगेंस्ट में क्या करेंगे? स्टॉक रिजर्व। कहां पे? ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में। मैंने बताया तो था, ब्रांच एडजस्टमेंट मतलब क्या? जीपी। उसको रिवर्स करेंगे। फिर यहां से जब माल बिका तो हमने कहां पर लिखा था? ब्रांच डेटर्स अकाउंट। फिर या तो उनसे पैसा आएगा, या बैड डेट्स होगा, या डिस्काउंट होगा, या बिल्स रिसीवेबल आएगा, या चेक आएगा। जो भी आएगा सब लिख दो। अब क्या होगा? कुछ एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस भी बुकिंग करें। इसके अलावा ब्रांच के खुद के कैश एक्सपेंसेस भी है कि नहीं है? है। ये कहां पे जाएंगे? तो उसके लिए हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट या ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस डालते हैं वहां पर, राइट। जो डिस्काउंट है, बैड डेट्स है, सैलरीज है, वेजेस है, लोडिंग अनलोडिंग, इंश्योरेंस, सारे। और नन्हे मुन्ने बच्चों,
ब्रांच एक्सपेंस का बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं ब्रांच पी एंड एल अकाउंट में, और वहां से हमको मिलता है नेट प्रॉफिट विच इज टू बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट। यहां पर आएगा बाय प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांच। समझे कि नहीं समझे? एग्रीड? मतलब यहां पर एट कॉस्ट थी, एट कॉस्ट निकला तो सर फिर मतलब क्या हुआ ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर? नहीं बेटा, मतलब है इधर जो ब्रांच का प्रॉफिट आ रहा है ना, ये वाला प्रॉफिट यहां से यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से पूरी अकाउंटिंग क्लोज होती है। ये फ्लो है, समझ में आया? अगर ये फ्लो क्लियर रहा आपके दिमाग में तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जो फ्लो क्लियर नहीं, जो अगर आप एंट्रीज याद करने लग गए या फिर मैकेनिकली करने लग गए तो फिर अड़चन है। ये फ्लो दिमाग में आया, कहां से कैसे मूवमेंट हो रहा है? लेट्स गो अहेड, इस फ्लो को हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट से बनाने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, मगर इसमें माल कहां से आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट? और यहां से माल कौन सी प्राइस पर निकलेगा? लोडेड प्राइस पर। नहीं, यहां से गुड्स सेंड टू ब्रांच से कितने पर? लोडेड प्राइस पर। तो ये देखो, व्हेन गुड्स आर सेंड टू ब्रांच टू परचेसेस ऑब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट, वहां से निकला, यहां पर है एट कॉस्ट, फिर यहां पर प्लस लोडिंग करके हम आउट करते हैं, राइट? कहां पे? ब्रांच स्टॉक में। तो ब्रांच स्टॉक में आया इधर गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडेड प्राइस पर, और लोडिंग कहां पे जाती है? ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। ये देखो, डू यू एग्री? ओके, हमेशा ध्यान में रखना ये एडजस्टमेंट एक साथ ही करनी है। फिर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश और क्रेडिट, कहां से माल निकलेगा? स्टॉक से। तो ये स्टॉक के क्रेडिट में, बाय बैंक कैश सेल, बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल, और उसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? ब्रांच डेटर्स में। एग्रीड? यस। अब डेटर से क्या होगा? या तो कैश ऑब्लिक बैंक आएगा या डिस्काउंट होगा, राइट? या बैड डेट्स। अब इधर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट भी नहीं बनाया, मगर जो भी जितने भी खर्चे वो कहां जाएंगे? ब्रांच एक्सपेंसेस। ब्रांच एक्सपेंसेस से कहां पे जाएंगे? ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। वहां से आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो ये देखो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये बाय बैंक। बाकी की चीजें मैंने यहां पर लिखी नहीं। अच्छा, स्टॉक का बैलेंस बचेगा क्या? यस, ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो, एंड ऑफ द ईयर, राइट? जो स्टॉक का बैलेंस बचा उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है कि नहीं? क्योंकि ये ब्रांच स्टॉक मैंने हमेशा आपको कौन सी प्राइस पर लिखने के लिए बोला? एट कॉस्ट टू ब्रांच। मतलब ये कौन सी प्राइस पर होता है? हमेशा लोडेड प्राइस पर, सेल प्राइस पर। बिल्कुल सही। अब यहां पर एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक में बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है, इसके अगेंस्ट में हमको क्या रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? स्टॉक रिजर्व। ये कहां पे जाएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। ये देखो, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। एग्रीड? फिर ये ब्रांच एडजस्टमेंट का बैलेंस कहां पे जाता है? ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, और उसमें एक्सपेंसेस भी आते हैं ब्रांच के, और यहां से नेट प्रॉफिट वापस कहां पे जाता है? नॉर्मल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। डू यू ऑल एग्री? सो दैट्स इट। So will you please write down this flow? This will help you out.
Now shall we go ahead? Now I'm going to teach you something very important and which is felt very difficult by the students many times. So we are going to discuss something of that sort. What I'll do is I'll start first with the basic points which you have to answer me what we have to do. Are you all ready? So please focus your attention here. I'll just prepare a normal trading account in front of you. Trading account. What all do you write down? Purchases. Let us take an example, 1 lakh. Suppose everything is lost by fire. Now what is the treatment you did at your 11th standard or 12th standard? Everything is lost by fire. What do you do? So you first what you do is you write down on the credit side by loss by fire. Because it is an abnormal loss. I always said to you that whenever trading account is debited with purchases, it can only be sold. If you do anything else apart from that, with goods, if you do anything else, lost by fire, charity, advertisement, right? Or used for some fixed assets, or sent to branch, or sent on consignment, or sent on joint venture, anything you do apart from sale, you have to credit it to the trading account at cost, because that is not a directly related income or expenditure. It is credited. मतलब आप परचेसेस में से उसको निकालने की कोशिश करो, क्योंकि डेबिट हुआ है ना ट्रेडिंग अकाउंट को, तो मैं इधर कितना कर दूंगा 1 लाख. डू यू एग्री विथ मी? यस. और फिर आपको क्या सिखाया गया? P&L अकाउंट में मैं यहां पर लिखूंगा टू लॉस बाय फायर. कैन आई हैव द फिगर प्लीज? 1 लाख. एग्रीड? नाउ डियर फ्रेंड्स, सपोज देयर इज एन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय यू. हाउ मच? लेट्स टेक एन एग्जांपल, 40,000. You have received an insurance claim of how much? 40,000. So I'll write down less insurance claim 40,000, and I will say how much is remaining. 1 lakh minus 40,000 is how much? 60,000 is booked as loss. 60,000 is booked as loss. Do you all agree? Yes, this is the loss. And this is what you have been doing till this long years. Now, the same thing we have to do it for branch also. The same thing I'll have to do it for branch also. So let's write down the same scenario in branch. I'll say branch stock account. In the branch stock account, I'll write down 1,50,000 to goods sent to branch. 1,50,000. So why are you writing 1,50,000? Because beta, you remember I said when goods are sent to the branch, they are generally sent at loaded price, invoice price. So 1,50,000 पर माल गया हुआ है वहां पर. Say yes, yes. So dear friends, यहां पर एक और एंट्री आएगी, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का कितना आ जाएगा बेटा जी आपका? बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच. हाउ मच? 50,000. दिस इज द लोडिंग. नाउ लेट्स इमेजिन एवरीथिंग इज लॉस्ट बाय फायर. सो स्टॉक कम होगा, क्या डेटर्स बढ़ेगा? नहीं. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस कितना? चलो चलो अपन एक काम करते, इधर लिखते हैं बाय, मैं लिखता हूं लॉस बाय फायर. कितना है लॉस बाय फायर? 1,50,000. Now some of the students may say that, sir, why don't you debit the 1,50,000 to branch expenses or directly to the branch P&L account? क्योंकि आप इधर भी branch P&L, इधर P&L account को डेबिट कर देते ना, तो लॉस हुआ है 1,50,000. अब 1,50,000 जाएगा कहां पर? तुम बोल रहे हो branch P&L account. Now this answer would be wrong. Why? देखो माल पूरा का पूरा लॉस में गया है कि नहीं गया? क्या जीपी हो सकता है? मगर हम क्या दिखा रहे हैं हमारे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में? जीपी हो रहा है. ये गलत है कि नहीं है? डू यू एग्री और नॉट? सो माय डियर फ्रेंड, जैसे लॉस आप वहां पे पूरा P&L अकाउंट में डालते थे, ऐसा आप इधर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर माल आया हुआ कहां पे? लोडेड प्राइस में. अगर माल खराब हो गया, अगर माल डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसका प्रॉफिट आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है. अब उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स नहीं किया तो आंसर लास्ट में टैली होगा, मगर टैली होना हमारा मकसद नहीं है. आपका डायरेक्ट प्रॉफिट गलत आ रहा है ना, पूरा माल बिका ही नहीं है इस केस में, फिर भी आपका जीपी आ रहा है. सोचो सीए बनने के बाद में मैनेजमेंट क्या बोलेगा?
समझ में आ रही बात? ध्यान में? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इधर एक और अकाउंट बनाता हूं। ये समझ में आया ना मैडम? अब हम यहां पर क्या बनाएंगे, एक लॉस बाय फायर अकाउंट। एग्रीड? अब लॉस बाय फायर अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, टू, मैं यहां पर लिखूंगा क्या, बोलो ना, मैं लिखूंगा इधर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितना लिखूंगा, 1,50,000। बिना किसी से पूछे पहले ब्रांच एडजस्टमेंट को रिवर्स करो, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। ये प्रॉफिट नहीं हो सकता, इसको यहां से निकाल कर फेंको, 50,000 रुपए। और ये यहां पर आएगा टू लॉस बाय फायर। कितने की एंट्री मारेंगे हम, 50,000। डू यू ऑल एग्री? यस। अब ये टैली हो गया, एग्रीड। मगर हमको लॉस बुक करना है। बच्चों मुझे बताओ, इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए आए, 40,000। एग्रीड और नॉट? तो मैं इधर लिख दूं क्या, बाय कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक इंश्योरेंस कंपनी। कितने आए, 40,000। मतलब जो रुपए आ गए वो लिख दो भाई, कैश आएगी, बैंक आएगी, या इंश्योरेंस कंपनी से ड्यू होगा, रिसीवेबल बनेगा। एग्रीड? कितने, 40,000। और बाकी का पैसा कहां पे जाएगा, बाय ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। कितना जाएगा, 60,000। तो बेटा जो ट्रीटमेंट हमने आज तक सीखा है वही ट्रीटमेंट मैं वापस सिखा रहा हूं, मगर क्योंकि ब्रांच में लोडेड प्राइस पे जाता है तो उसका अकाउंटिंग थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब ये स्पेशल केसेस बोलकर इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए कि लॉस बाय फायर अगर हुआ तो ब्रांच एडजस्टमेंट पर इफेक्ट क्यों जाता है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि नहीं तो डायरेक्ट प्रॉफिट जो हमारा रिप्रेजेंट होगा वो फिगर गलत आएगा। तो क्या होगा लॉस बाय फायर में, ब्रांच के हिसाब से सोचो, स्टॉक में डेबिट हुआ रहेगा वो माल, तो पहले स्टॉक को कम करो, और स्टॉक कभी भी कम होगा तो एट लोडेड प्राइस ही कम होगा, तो क्रेडिट किया। सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, क्या, रिवर्स ऑफ लोडिंग। और लॉस बाय फायर अकाउंट बनाओगे, उसमें डेबिट करोगे पूरा 1.5 लाख का, उधर से ब्रांच एडजस्टमेंट में 50,000 रिवर्स किया, जीपी नील आया अभी। अब क्या करोगे आप, बाय कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक इंश्योरेंस कंपनी, जितने भी पैसे मिल गए 40,000 रुपए, तो नेट नेट लॉस कितना रहा, 60,000। ये यहां से कहां पे ट्रांसफर करोगे, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। डू यू ऑल एग्री? यस। सो विल यू प्लीज राइट इट डाउन। ये एक एडजस्टमेंट किसकी है, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर और एनी लॉस फॉर दैट मैटर, एनी एबनॉर्मल लॉस, any abnormal loss. Please highlight the word abnormal loss. Please highlight the word abnormal loss. Please highlight the word abnormal loss, क्योंकि abnormal loss का ट्रीटमेंट समझाया मैंने, नॉर्मल लॉस का नहीं। नॉर्मल लॉस का अब समझाऊंगा। Done?
तो अभी आज हमने दो कंसेप्ट देखे, राइट? एक फ्लो ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, सेकंड कंसेप्ट हमने कौन सा देखा? एबनॉर्मल लॉस। ये दो कंसेप्ट देखे। अब हमको देखना है नॉर्मल लॉस क्या होता है, और पहले हमको यह समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस एंड हाउ इट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। और फिर मैं पहले एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आप नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग कैसे करते थे? देखते हैं, कई सारे बच्चों को नहीं पता होता है, पूछूंगा जरूर। देखते हैं, पहले डिफरेंस तो पता कर लेते हैं। देखते, कॉस्टिंग के बच्चे बताएंगे मुझे डिफरेंस बिटवीन व्हाट नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। बोलो क्यों करते? मुझे ये बता, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वॉट एवर यू आर सेइंग इज राइट। नॉर्मल लॉस इज एडेड टू द डायरेक्ट कॉस्ट and abnormal loss is not added. I agree with your point, but I am asking you what is that loss? What does that mean? नहीं 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 नहीं, गलत बोल रही है। एबनॉर्मल लॉस ये जो बता रहे बिल्कुल सही है, ये सही बता रहे। सो नॉर्मल लॉस इज अ लॉस विच इज एन अनअवॉइडेबल लॉस। मगर इंग्लिश ज्यादा हाईफाई हो जाती है, अपने को समझ में नहीं आता कि मतलब क्या है इसका। सर मतलब तो बताओ। नॉर्मल लॉस इज एन अनअवॉइडेबल लॉस and what is abnormal loss, which is an avoidable loss. Can I give you a different definition for that so that you can remember throughout the time? जो लॉस इंश्योर नहीं हो सकता वो नॉर्मल लॉस, जो लॉस इंश्योर हो सकता है वो एबनॉर्मल लॉस। एक एग्जांपल, मैंने पेट्रोल खरीदा 1000 लीटर और मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूं, इंश्योरेंस कंपनी प्लीज मुझे इंश्योर कर दो कि मेरा पेट्रोल इवेपोरेट नहीं हो। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा अबे झंडू बाम पागल हो गया क्या तू, वो तो इवेपोरेट होगा। इट इज अनअवॉइडेबल, कुछ भी कर ले नहीं अवॉइड कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस राजा बाबू। सो नॉर्मल लॉस इज दैट लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड and abnormal loss is a loss which can be avoided with our efforts and all. So my dear friend, abnormal loss can be insured. जैसे कि एग्जांपल, आग लग गई, आग अवॉइड की जा सकती थी। हाँ, लगने के बाद में नहीं हो सकती, बात अलग है। लगने से पहले अवॉइड की जा सकती थी। इसको क्या करते हैं हम? इंश्योर करा सकते हैं। जिन लॉसेस को हम इंश्योर करा सकते हैं वो एबनॉर्मल लॉस, जिन लॉसेस को हम इंश्योर नहीं करा सकते वो एबनॉर्मल लॉस। ठीक है सर, समझ में आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको 11th-12th का क्वेश्चन पूछूंगा कॉमन सेंस का, वो समझ में आया तो आगे का समझ में आएगा। तो जब तक नहीं समझ में आएगा हम नॉर्मल 11th-12th पढ़ते रहेंगे। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको पूछ रहा हूं, मैंने 1000 लीटर पेट्रोल खरीदा, 1000 लीटर पेट्रोल खरीदा, कितने रुपए में 1 लीटर? 100 रुपीज। इमेजिन करो, अपने आसानी के लिए मैंने 100 रुपीज पकड़ा। अच्छा, 1000 लीटर खरीदा तो क्या 1000 लीटर बेच पाऊंगा? क्यों नहीं बेच पाऊंगा? इवेपोरेट होगा। पता है ना, पेट्रोल इवेपोरेट होता है। 3rd स्टैंडर्ड बराबर से पढ़ा होगा, पेट्रोल इवेपोरेट्स। तो बताओ कितना बेच सकूं? जो मन में आए बता दो। हाँ, सो ठीक है 9800। तो गायब कितना हो गया? 200 लीटर गायब हो गया। से यस, 9800 लीटर बेचेंगे ना? अरे नलाइक 9800 नहीं 980। होपलेस शेप। हाँ क्या नलाइक 980 लीटर। सो 9080 लीटर हम बेचेंगे। एग्रीड? सो लेट इट बी। अब मैं आपसे पूछता हूं, इधर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है? मैं बोलता हूं मैंने एक्चुअली सेल किया है 900 लीटर्स, रेट है 120 रुपीज पर लीटर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं किसकी अकाउंटिंग कैसे की थी आपने 11th-12th में? जैसे जैसे आप बताओगे मैं करते जाऊंगा। परचेज कितना गया? 1000 लीटर। बताओ अभी क्या करूं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आपके कहने से मैंने लिख दिया परचेसेस 1000 लीटर इनटू कितना रुपीज? बोलो ना। ये मैंने लिखा 100। कितना आ रहा है? 1 लाख। बिल्कुल सही। अच्छा, बाय सेल मैंने लिखा बाय सेल। बताओ कितना बाय सेल?
900 लीटर्स इंटू रुपीज 120, बताएंगे जरा कितना आ रहा है? 1,08,000। ओके, दो फिगर मिसिंग है अभी, जितना मुझे समझ में आ रहा है दो फिगर मिसिंग है। कौन से दो फिगर मिसिंग है? क्लोजिंग स्टॉक और जीपी। मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? गिट्टी दे जाएगा ना लायक सर, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? हाँ 80 है क्लोजिंग स्टॉक, पक्का? क्यों से क्या 80? क्योंकि सर 20 उड़ गया हवा में और 900 बिक गया, बचा 980 में से 80। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो फिर मैं क्या लिखूंगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 80 इंटू रुपीज 100 एट कॉस्ट, कितना आएगा? 8,000। एग्रीड? 80 इंटू 100, हाँ 8,000। अब क्वेश्चन ये है, जीपी आएगा। अरे नॉर्मल लॉस कहां पे अकाउंटिंग करूं? नॉर्मल लॉस क्यों अकाउंटिंग करूं? कहां पे करूं? कैसे करूं? बताओ ना जल्दी से। करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस आएगा। ये इधर बशी लेने का तुरंत हाथ में, होपलेस साहब आएगा नॉर्मल लॉस क्रेडिट में। अरे नलायको, इतनी देर से तुम्हें मुझे समझा रहे हो कि सर नॉर्मल लॉस इज एडेड टू द कॉस्ट, इट इज ऑलरेडी बुक्ड इन द कॉस्ट। समझ में आ रहा है? नॉर्मल लॉस क्रेडिट नहीं होगा, नहीं तो जो एबनॉर्मल लॉस का है वही ट्रीटमेंट करोगे। ये ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा तब आप समझोगे। देखो, अगर मुझे 900 लीटर पेट्रोल बेचना है, एग्रीड, मतलब मान लो 1000 लीटर पेट्रोल खरीदा तो मैं कितना बेच पाऊंगा? 980। इसका मतलब 980 लीटर बेचने के लिए अनअवॉइडेबल है, मुझे 1000 लीटर बाय करना ही पड़ेगा। 20 लीटर इवेपोरेट होगा मतलब होगा। ये रूल है कुछ धंधों के, तो लॉजिक से ही। ग्लास बिजनेस, ग्लास आइटम्स कि मतलब अगर मुझे 1 टन ग्लास बेचना है तो मुझे 1.2 टन लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 टन तो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। आई मीन 0.2 टन तो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। नॉर्मल लॉस है वो, उसमें कंसीडर करके चलते हैं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा जो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट था वो नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट नहीं है। नॉर्मल लॉस कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में नहीं जाता। से यस। किसको डाउट है इस पे? हाथ ऊपर करो। नॉर्मल लॉस विल नेवर गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा लॉस जाता है? एबनॉर्मल लॉस जाता है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक 8,000 आया कि नहीं आया? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग आपके सामने वापस एक बार लिख दूं, क्योंकि वापस बाद में आप धोखा दोगे नहीं तो मुझे। अभी तो हाँ बोला, 980 माइनस कितना किया? 900। ये सेल, राइट? तो बचा कितना? 80। बराबर है ना? ये मैं अभी नहीं करा रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड है कि आपने 11th-12th में किया। अभी का तो मैं अब बता रहा हूं। जरा देखते हैं ब्रांच अकाउंट। सेम एग्जांपल लेता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में माल आया कितने का? तो आपका आया 1 लाख। यहां से माल गया किसके पास? ब्रांच के पास। तो मैंने लिखा गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना? 1,20,000। अब मैं गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट नहीं बनाऊं तो कोई दिक्कत है क्या? तुमको पता है कैसे जाता है? तो मैं क्या करूंगा, इधर डायरेक्टली मेरे पास जगह कम होने की वजह से मैं क्या करूंगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। एग्रीड? और ब्रांच स्टॉक अकाउंट यहां पे डेबिट में कितना लिखूंगा? 2, बोलो ना, गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना लिखूंगा? 1,20,000। एग्रीड? और ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में कितना आएगा? बाय ब्रांच, सॉरी, गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना आएगा? 20,000। 20 कहां आ रहा है यार? हाँ 20, हाँ 20,000, ठीक है। 20,000 समझ में आ रहा है क्या? डाउट है तो हाथ ऊपर करो। यहां तक मैंने जो लिखा सही लिखा कि कुछ गलत लिखा? सही लिखा गलत लिखा? सही है सर, कोई डाउट नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये कौन सा अकाउंट हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट। अरे ये ट्रेडिंग अकाउंट में अपन ने गलत कर दिया। इधर कितना आएगा? मैंने गुड्स सेंट टू ब्रांच का समझ के कर दिया 1 लाख, ठीक है ना? ये सब सही हो गया। अब इधर गुड्स ब्रांच स्टॉक में कितना है? 1,20,000। और ब्रांच एडजस्टमेंट में कितना है? 20,000। और ये कहां से आया? गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट से। मैंने गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट नहीं बनाया। अब मैंने माल बेचा, कितने का माल बेचा? तो मैं लिखता हूं बाय
कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जो पहले लिखा वही लिख देता हूं। 900 इंटू रुपीज 120, मैंने माल बेचा कितने का? 1,08,000। किसको डाउट है हाथ ऊपर करो। मैंने क्या किया? सेल किया, तो उधर ही जाएगा ना, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं माल कितना बचा है? 80, याद है ना, इसीलिए इधर लिख कर रखा है, ये ऐसा है फिगर 80, राइट। चलो ब्रांच स्टॉक को टैली करो, कितना आ रहा है बताओ मुझे। 1,20,000 माइनस 1,08,000, 12,000। हिला, मगर अपना तो रियल लाइफ में फिगर कितना आ रहा था? 8,000। आएगा, बराबर है, वही कर रहे हैं हम। तो बेटा स्टॉक रिजर्व कितना आएगा? सो क्या मैं ऐसे लिखूं 9,600 इंटू 100 डिवाइड बाय 120? ये समझ में आ रहा है क्या कैसे? सॉरी, प्रॉफिट तो 20 लेना पड़ेगा ना ऊपर। 9,600 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, मतलब 120 रुपए में कितने का प्रॉफिट है? 20 रुपए का। सो 9,600 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, कितना प्रॉफिट आ रहा है? 1,600। तो मैं इधर लिख दूं क्या? स्टॉक रिजर्व 1,600। अब जरा कैलकुलेटर पर लो, 20,000 माइनस कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है बाय जीपी, बोलो कितना है, सॉरी बाय नहीं, 2 GP, 2 GP कितना आ रहा है 16,000। डू यू एग्री? चलो एक बार काम कर लेते, इधर भी जीपी उतना ही आया क्या नहीं आया देख लेते। इधर 2 GP कितना आएगा 1,08,000 प्लस 8,000 राइट माइनस 1 लाख कितना आ रहा है 16,000 आ रहा है क्या? तो मतलब ये जीपी दोनों के मैच हुए कि नहीं हुए ब्रांच अकाउंट में? मगर जो हम यहां पर इस तरीके से वर्किंग किया करते थे उसकी वर्किंग ब्रांच में अलग है। सर ये मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है, इसको भूल जाओ, कोई नहीं है, मैंने सिर्फ प्रूव करने के लिए किया इधर। अब जरा इधर का याद करते हैं। देखो ब्रांच स्टॉक में पहले माल आएगा, कौन सी प्राइस पर आएगा, लोडेड प्राइस या कॉस्ट प्राइस? लोडेड प्राइस, राइट। यहां से माल सेल होगा, सेल कर दो तो क्रेडिट होगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितना माल बिका खुद उन्होंने बताया है 900 यूनिट्स बिके 120 रुपए पर, तो मैंने क्रेडिट कर दिया 1,08,000। अच्छा फिर उसके बाद में क्या हुआ नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस स्टॉक को कम तो करना पड़ेगा ना, 5 पेन का याद है क्या लॉजिक, कम तो करना पड़ेगा, नहीं तो होगा कैसे कम। तो फिर मैंने क्या किया बाय नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस का मैंने क्या किया, फिर वहां से पूरा का पूरा जितना लॉस है किसको डेबिट किया, ब्रांच एडजस्टमेंट को। नॉर्मल लॉस का पूरा इफेक्ट कहां पे जाता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को। कितना गया बेटा जी, सो कितने नॉर्मल लॉस थे 2 कितने यूनिट थे वो 20 यूनिट्स इंटू 120 2,400 यहां पर क्रेडिट हुआ और ये यहां पर डेबिट हो गया। एग्रीड? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा 9,600। ये 9,600 पर मुझे क्या निकालना पड़ा, स्टॉक रिजर्व। तो मैंने 20 डिवाइड बाय 120 किया, स्टॉक रिजर्व आया कि नहीं आया, यस। कितना आया 1,600। बेटा फिर प्रॉफिट कितना मैच हुआ मेरा, ऑटोमेटिकली 16,000 मैच हो गया, जो मैं नॉर्मल तरीके से निकालता था। एग्रीड? बेटा अब जरा एबनॉर्मल लॉस को याद करते हैं। एबनॉर्मल लॉस में मैंने क्या सिखाया, मैंने बोला सिर्फ लोडिंग का इंपैक्ट देने का ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। एबनॉर्मल लॉस में मैंने क्या सिखाया, लोडिंग का इंपैक्ट देने का, कहां पे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। आप देख रहे हो मैंने पूरा लॉस नहीं डाला, लॉस कितने का, 1.5 लाख का ब्रांच स्टॉक में, ये एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट में नहीं आया, हाँ या नहीं? तो सिर्फ लोडिंग जाती है इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्रीड? और बाकी का लॉस कहां पे जाता है, ब्रांच P&L अकाउंट। डू यू एग्री? तो तुमको एकदम स्विफ्टली 2 लाइन में ट्रीटमेंट बताऊं क्या, एबनॉर्मल लॉस स्टॉक के क्रेडिट में जाएगा, थम्स अप। उसके 2 इफेक्ट जाते हैं, एक जाता है ब्रांच एडजस्टमेंट में, लोडिंग रिवर्स होती है, और एक इफेक्ट जाता है ब्रांच P&L अकाउंट। क्लियर है? दूसरा मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल लॉस की, वो कहां पे जाएगा, ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में और ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में, पूरा का पूरा। टेक्निकली समझाने के लिए पूरा फ्लो बताया, बट इफेक्ट लास्ट में 2 ही लाइन पर है, याद रहेगा? हाँ मुझे याद नहीं है, बोलो ना लाइको। नॉर्मल लॉस कहां पे जाएगा, ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में और ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में, पूरा। एबनॉर्मल लॉस कहां जाएगा, ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में, क्या पूरा, ठीक है, और ब्रांच एडजस्टमेंट के लोडिंग और ब्रांच P&L अकाउंट के डेबिट में लॉस। अब लॉस कैसे निकालते हैं, जितना इंश्योरेंस कंपनी से मिला वो माइनस करेंगे, बाकी का लॉस वहां पे बुक करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? शाबाश। चलो ये पूरा लिख लो, फ्लो ध्यान में रहने के लिए किया है।
यो Shall we go ahead? Now let's understand the next concept. There is one more concept which we'll have to study today. क्या हो गया? चलो सुनो. नाउ दिस इज द लास्ट कंसेप्ट, और अगर ये हो जाता है तो तुमको अड़चन नहीं आएगी अभी. समथिंग देर इज कॉल्ड एज सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ स्टॉक. हाँ, सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ स्टॉक. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ये मैं आपको एक एंगल से पढ़ाऊंगा, इसके बगैर मल्टीपल एंगल्स है और अलग अलग टेक्स्ट बुक आपको अलग अलग चीजें इसमें करती हुई दिखेगी. मैं आपको एक एंगल से पढ़ाऊंगा क्या कि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो. इसमें मल्टीपल एंगल्स है मगर, और वो बराबर है, बट अपने को प्रॉब्लम देखकर समझ में नहीं आता कि कौन सा एंगल है. क्योंकि रियल लाइफ में तो पता चलेगा कि भाई सरप्लस ऑफ स्टॉक है तो क्यों है. कि देखो अभी एक एग्जाम्पल देखा था. एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिर्फ मल्टीपल एंगल कैसे हो सकते हैं और फिर मैं कौन सा एंगल समझाने वाला वो बताता हूं. मल्टीपल एंगल पहला, एचओ से माल आया एट सेलिंग प्राइस. ये ब्रांच स्टॉक. एचओ से माल आया एट सेलिंग प्राइस, मान लेते हैं 100 रुपए में. क्या लोडिंग होगी हमको कोई लेना देना. 100 रुपए में माल आया. मेरा एक करीबी रिश्तेदार मेरे पास आता है, राइट. या मान लो करीबी रिश्तेदार को छोड़ो, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं. मेरे पास एक कोई आदमी आता है जिसको मैं देख के समझ जाता हूं कि इस आदमी को माल महंगे में बेचा जा सकता है. जैसे तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है कि हाँ तुम कभी भी कहीं पे भी जाओगे तो तुमको लोग एड़े में निकालते हैं, है ना. तो मतलब 100 रुपए का माल रहा तो तेरे को कितने में बोलेंगे, 120 में. फिर तू बार्गेन करेगा और फिर 110 रुपए में लेके आएगा, बराबर है. और फिर घर पे जाके बहुत खुश होगा. बट इन एनी केस यहां पर माल आउट हुआ 110 में, उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट है. एग्रीड और नॉट. तो अब क्या करें, 100 रुपए का 110 है. स्टॉक तो जितना क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो रहेगा. इधर क्या आएगा, सरप्लस ऑफ स्टॉक. कितना, 10. तो मतलब स्टॉक के सरप्लस आने का एक एंगल ये है कि दी हुई प्राइस से ज्यादा प्राइस पर बेचना या कम प्राइस पर बेचना, सरप्लस आ सकता है. एक दिस इज वन ऑफ द रीजन. आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दिस. ये नहीं करेंगे. ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है. और एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, किसी का रिटेल शॉप है यहां पर. अच्छा, कभी किसी ने पेंसिल्स खरीदी है बल्क में. बल्क में मतलब एक पैकेट पूरा जिसमें 10 पेंसिल्स है. खरीदा है ऐसा कभी? आपने बच्चों के लिए खरीदा है कभी? तुमने खरीदा है? अच्छा, थैंक यू सो मच. मुझे एक बात बताओ, वो जो पेंसिल खरीदते हो तुम, मान लो तुमने पेंसिल खरीदी, कितने की पैक का खरीदा बेटा? 10 का. अच्छा मुझे बताओ, कुछ उस पर ऑफर रहता है कि 10 पेंसिल एक साथ खरीदते हो तो क्या क्या ऑफर रहता है, जरा याद करके बता. शार्पनर फ्री या इरेजर फ्री, या कभी कभी 10 पेंसिल पर एक पेंसिल फ्री. तो चलो 10 पेंसिल पर एक पेंसिल फ्री, हम ये एग्जाम्पल मानकर चलते हैं. अब आते वक्त वहां से एंट्री हुई कि हमने आपको 10 पेंसिल्स भेजी है, कि वो बॉक्स टू बॉक्स भेजते. 10 पेंसिल्स भेजी. अब तुम सोचो ब्रांच बेचते वक्त कितनी पेंसिल्स बेचेगी, क्योंकि ब्रांच इंडिविजुअल बेच रही है. तो आते वक्त मान लो मैंने 10 की एंट्री, क्योंकि कॉस्ट 10 की लगी ना मेरे भाई, एक तो फ्री है ना. मगर बिकते वक्त कितनी बिकेगी? 11. तो सरप्लस तो रहेगा ही ना. यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि जो माल आया है, सपोज मान लो यहां पर कितनी बिकी, 6 बिकी, तो बची 5 है, 4 नहीं, क्योंकि बॉक्स ओपन हो गया है. तो जब वो स्टॉक टेकिंग लेंगे तो बची कितनी है? 5 है. एग्रीड. मगर तुमने प्रॉफिट कितने का दिखाया ब्रांच एडजस्टमेंट में? तुमने तो 10 के हिसाब से ही दिखाया ना. इधर कितने के हिसाब से दिखाया? 10 के हिसाब से. जितने का माल एंटर हुआ स्टॉक में, 10 का माल एंटर हुआ. अब ब्रांच एडजस्टमेंट में कितने का दिखाओगे तुम? 10 का. मगर वहां पर एक पेंसिल एक्स्ट्रा आ रही है, उसका भी लोडिंग दिखाना पड़ेगा कि नहीं? यस.
पहले मैं बता रहा हूं सरप्लस कैसे आता है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। हैव यू सीन कॉटन? कॉटन धूप में उसका वजन कम हो जाता है, और अगर बारिश की सीजन है, मॉइस्चर है, तो कॉटन का वजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब एंटर होते हुए कॉटन आया कोई एक XYZ रेट पर, राइट, 1000 टन, मगर बिकते हुए ज्यादा हो गया, अब क्या करेंगे? सरप्लस इन स्टॉक होता है, स्टॉक बढ़ता है। ऐसा एक नहीं, लिक्विड में भी होता है। टेम्परेचर की वजह से कुछ लिक्विड में भी ऐसा फर्क पड़ता है। लिक्विड गैसेस, स्पेशली गैसेस में, गेटिंग माय पॉइंट। अब मुझे वो एग्जैक्ट एग्जांपल्स पता नहीं, बट अगर आप मेटलर्जी वगैरह डिपार्टमेंट्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हवा के वजह से, एटमॉस्फेयर के वजह से ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनके वजन पर इंपैक्ट आता है, माल घटता है या कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट, हैव यू हैड दैट कुरमुरास काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? यू गो एंड बाय इट इन द समर टाइम, इट विल लोड लेस. You go and buy it in the winter or moisture season, it will weigh more. मतलब सेम केजी में, 1 केजी में समर में आपको ज्यादा मिलेगा, मगर वही अगर आप इसमें जाओगे, कौन से वाले सीजन में, रेनी सीजन में, यू विल गेट इट लिटिल लेस, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ऑटोमेटिकली वो एब्जॉर्ब कर लेता है. फ्लावर्स एग्जाम्पल बता रहा हूं. समर सीजन में यू विल हैव more amount of flowers in 1 kg, but in the rainy season you will have less amount of flowers, क्योंकि उसके अंदर वेट बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली. तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सरप्लस या शॉर्टेज आता है स्टॉक में फॉर एक्सट्रेनियस रीजंस. तो लेट्स अंडरस्टैंड, और मैं आपको जो एंगल समझा रहा हूं वो एंगल अभी ध्यान से देखना आपने. तो सरप्लस और स्टॉक आने के 2 रीजन. एक, रेट ज्यादा बिक गई, रेट ज्यादा में बेच दिया, तो भी सरप्लस ऑफ स्टॉक आएगा. या ऐसा भी हो सकता है कई बार कि स्टॉक सही में बढ़ गया, स्टॉक सही में कम हो गया. इट कैन बी बिकॉज ऑफ फ्रीबीज, कि आपको कोई फ्री में आइटम्स मिल रहे हैं. जैसे तुम ये बनाते हो, यान बनाते हो, राइट, कपड़ा बनाते हो. तो कपड़ा अगर मान लो कि तुम बोलते हो कि हमने आपको 100 मीटर भेजा, तो क्या कट टू कट 100 मीटर बेचते हो कि उससे ज्यादा जाता है? कपड़ा ज्यादा जाता है, मगर सामने वाला बेचते वक्त तो एंट्री करेगा 100 मीटर की. ऐसा होता है कपड़ों की थान में, एंट्री किसकी करेगा? 100 मीटर की. मगर बेटा जब ब्रांच के पास वो माल जाता है, जब वो ब्रांच गिन गिन के बेच रहे, तो 100 मीटर नहीं बिकता है, ज्यादा बिकता है या कभी कभी कम बिकता है. तुम खुद भी देखो ना, जब तुम कपड़ा खरीदने जाते हो, तो अगर आप बोलते हो 2 मीटर, तो वो 2 मीटर गिनता है, उसके आगे थोड़ा सा ज्यादा बेचता है कि नहीं बेचता है, थोड़ा सा ज्यादा करता है कि नहीं करता है. दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सर. तो अगर तुम बोल रहे हो कि अगर 100 मीटर कपड़ा भेजा है, तो 100 मीटर कभी नहीं होता. इट इज इधर मोर और इट इज इधर लेस. बहुत रेयरली इट इज 100 मीटर्स. मगर ब्रांच अगर इंडिविजुअल करके बेचेगी, तो ज्यादा ही बेचेगी ना, या कम ही बेचेगी ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर. यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. तो सर समझा दीजिए ना, क्या बता रहे हो आप? मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आपका ब्रांच स्टॉक होगा, राइट. इसमें ऐसा कुछ एक आइटम आएगा, तो मैं इधर क्या लिखूंगा? टू गुड्स एंड टू ब्रांच. इधर मैंने लिखा 1,20,000, 20,000 इज प्रॉफिट. और फिर मैं इधर लिखूंगा बाय, सॉरी डायरेक्टली एंट्री करने लगा है मैं इधर लिखूंगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. एग्रीड. तो मैं इधर क्या लिखूंगा? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना? 20,000. ठीक है. अब मान लो ऐसा मैं आगे सिखा दूंगा कैसे आएगा वो. इधर ऑटोमेटिकली आया टू सरप्लस ऑफ स्टॉक. सरप्लस कल भी हमारी बात हुई थी, डेबिट में आता है. डेफिसिट कल भी बात हुई थी, क्रेडिट में आता है. सरप्लस डेबिट में आता है. आ गया, कौन से रीजन से आया मुझे नहीं पता, आ गया. कितना आया? मान लेते 10,000. 10,000 नहीं, मैं इजी करने के लिए मैं इसको लिखता हूं 12,000. 12,000 सरप्लस आया. सर इधर की कोई ट्रांजैक्शन हमको नहीं देखनी है, रहने दो. एग्रीड. अब देखो क्या करने. सरप्लस कितना है सर? 12,000. मतलब 12,000 का माल और बिक सकता है. एग्रीड. बेटा अब माल 12,000 का और बिकेगा, मतलब कितने का माल बिक रहा है? 1,32,000 का बिक रहा है. मगर बेटा अगर जीपी रेशियो मैच करने की कोशिश करोगे, तो जीपी रेशियो किसके हिसाब से मैच हो रहा है? सिर्फ 1,20,000 के बेसिस पर, जो कि गलत है ना. माल 1,32,000 का बिक रहा है, तो जीपी रेशियो उसके हिसाब से मैच होना चाहिए. देखो मैं मैच करके दिखाता हूं. 20,000 डिवाइड बाय 1,20,000. मुझे जरा जीपी निकाल कर बताओ इंटू 100 कितना जीपी है? 16.67% आ रहा है बेटा, है ना. बेटा मुझे एक बात बताओ,
जीपी का बहुत महत्व है रियल लाइफ में। मुझे एक बात बताओ, अगर माल बिका है यहां पर, बाय सेल हुआ है 1,32,000, एग्रीड, तो यहां पर हमने जो गुड सेंड टू ब्रांच में जो 20,000 लिखा था वो तो वही रहेगा ना, चेंज नहीं होगा। यहां पर निकलने का तरीका तो यही ना, मैनेजमेंट साला बोलेगा क्या है, क्या जीपी निकाल रहे हो तुम, 20,000 डिवाइड बाय 1,32,000 इंटू 100, कितना आएगा जीपी रेशियो? $15.15। तुमको क्या लगता है मैनेजमेंट छोड़ देता है ऐसी चीजें? जो जॉब करते हैं उनको आइडिया होगी। मैनेजमेंट को बोला कि जीपी 16.67, इतने परसेंटेज प्रॉफिट पर हम भेज रहे हैं, मगर रियल लाइफ में जब जीपी निकला तो 15.15। तुमको क्या लगता है मैनेजमेंट चुप बैठता है ऐसे केस में? व्हाट लगाता है कि नहीं, लेफ्ट राइट कराता है कि नहीं? तो यहां पर प्रॉब्लम हमारी है कि हमने अकाउंटिंग सही नहीं की। अगर 1,32,000 का माल बिका है, आया 1,20,000 का लोडेड प्राइस पर, तो 1,32,000 पर कैसे लिखा? तो बट नेचुरल है 12,000 का सरप्लस आया, एग्रीड और नॉट? सर 1,32,000 का कैसे बचा? मैं बता तो रहा हूं कि जो कपड़ा है वो ज्यादा आया होगा, अब ज्यादा आया होगा तो ज्यादा बिकेगा, तो इसका मतलब सरप्लस है। सरप्लस कितना है? 12,000। तो आप क्या करोगे, इधर लोडिंग लोगे वापस बाय सरप्लस, और सरप्लस का क्या लोगे सिर्फ यहां पर? लोडिंग। कितना आएगा बेटा लोडिंग? 12,000। देखो 1,20,000 पर कितना था? 20,000। तो 12,000 पर कितना आएगा? 20,000, 2,000 सॉरी, करो 12,000 इंटू 16.67%, आ रहा है लगभग लगभग 2,000 रुपए, एग्रीड? अब देखा बेटा मैं क्या करूंगा, दूसरा इफेक्ट कितने का जाएगा? ब्रांच पी एंड एल अकाउंट में। इधर मैं क्या करूंगा, कॉस्ट लिखूंगा बाय सरप्लस। इधर क्या अंडरलाइन करके लिखेंगे हम? कॉस्ट। कितनी कॉस्ट लिखेंगे? 10,000। मतलब सरप्लस रहे तो उसके दो इफेक्ट, एक ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में क्या जाएगा? सिर्फ लोडिंग, और ब्रांच पे एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में क्या जाएगा? कॉस्ट। लॉस हुआ तो उल्टा, ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में लोडिंग, और ब्रांच पे एंड एल अकाउंट के डेबिट में क्या? कॉस्ट, एग्रीड? अब जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना दिख रहा है। प्रॉफिट दिख रहा है अभी हमारा कितना? 22,000, हाँ या नहीं? चलो जीपी रेट मैच हो रहा है कि देख लेते हैं। 22,000 डिवाइड बाय 1,32,000 इंटू 100 कितना आएगा? 16.67%। समझ में आ रहा है? तो जीपी रेट मैच कराने के लिए और कितना माल बिका है उस पर कितना प्रॉफिट होना चाहिए था जीपी, ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सरप्लस कहां पे डालना पड़ेगा? ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लोडिंग, और ब्रांच पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में कॉस्ट। अब तुमको अल्टरनेटिव अप्रोच बताता हूं। कुछ बुक्स जितना भी सरप्लस आया पूरा का पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में डालते हैं, या कुछ बुक्स ब्रांच एडजस्टमेंट जो भी कुछ सरप्लस आया वो पूरा का पूरा ब्रांच पी एंड एल अकाउंट में डालते हैं। आपको उससे डरना नहीं है, अपन एक ही ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। कौन सा वाला? ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में या डेबिट में लोडिंग का आइटम जाएगा। नॉर्मल लॉस पूरा इधर आता, ब्रांच एडजस्टमेंट पूरा का पूरा नॉर्मल लॉस आएगा, मगर बाकी के केस में क्या आएगा? सिर्फ लोडिंग, और ब्रांच पे एंड एल अकाउंट केस में कॉस्ट, एग्रीड? तो अगर आपको समरी बताऊं, जो 3 कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया, देखो मैं एबनॉर्मल लॉस, राइट, फिर इधर लिखता हूं सरप्लस, फिर इधर लिखता हूं शॉर्टेज, और फिर इधर लिखता हूं क्या नाम है उसका? नॉर्मल लॉस, ठीक है? और इधर लिखता हूं आपके लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहां पर लिखता हूं ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। क्या क्या ट्रीटमेंट होगा मैं अभी आपके सामने लिख देता हूं। पहला, एबनॉर्मल लॉस ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, राइट? डेबिट साइड, ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में लोडिंग इज एडजस्टेड, राइट? ब्रांच पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में कॉस्ट, और अगर कोई रिकवरी है तो माइनस करके कहां पे आएगा? ब्रांच पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में। यही था? अच्छा, सरप्लस अगर आया तो हम क्या करेंगे? ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में क्या? लोडिंग, और ब्रांच पी एंड एल अकाउंट के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में कॉस्ट, क्रेडिट साइड में। डी ऑल एग्री? अच्छा, शॉर्टेज अगर आया तो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में क्या? लोडिंग, और ब्रांच पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या? कॉस्ट। और अगर नॉर्मल लॉस आया तो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? फुल प्राइस या फुल लोडेड प्राइस, एग्रीड? और ब्रांच पी एंड एल अकाउंट में नो एप्लीकेशन।
ये समरी का ट्रीटमेंट जो मैंने अभी तक आपको बताया और उसके हर एक के लॉजिक्स बताया ऐसा क्यों होता है। तो ये आपको लिखना है क्या? ये वाला ऊपर वाला लिख लो। ये लिखा है क्या आपने? ये एक बार लिख, अरे ये ऊपर आ गया क्या ज्यादा? ये लिख लो। ये किसके बारे में समझाया मैंने? सरप्लस। तो इधर लिख देता हूं अकाउंटिंग ऑफ सरप्लस। अकाउंटिंग ऑफ सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। इसमें और एक रूल क्या है मैं लिख देता हूं, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आर अवेलेबल। मेरे को जो सबसे अप्रोप्रिएट लगा मैंने वो फॉलो किया क्योंकि मुझे जीपी रेट मैच करानी थी। चलो नीचे लूं। ये कॉस्ट माइनस है, ये डैश नहीं, कॉस्ट माइनस रिकवरी है, माइनस रिकवरी इज डेबिटेड। ब्रांच स्टॉक का भी एक इफेक्ट बता दूं क्या इधर? ब्रांच स्टॉक में क्या होता है, एबनॉर्मल लॉसेस क्रेडिटेड, यहां पर डेबिटेड, यहां पर क्रेडिटेड, यहां पर डेबिटेड। एट व्हाट प्राइस? ऑल दिस थिंग्स आर ऑल फोर एट लोडेड प्राइस। मतलब ब्रांच स्टॉक में क्या होता है, सही है ना? अगर कम हुआ तो क्रेडिट करना है, अगर बढ़ा तो डेबिट करना है, बट कौन सी प्राइस पर होता है? हमेशा एट लोडेड प्राइस, क्योंकि स्टॉक में जो भी एंट्री होती है एट लोडेड प्राइस ही होती है ना? चलो डन, shall we go ahead? So now this calls us for page number 12.9. Page number 12.9.
आर यू देयर? सो उसमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपके पास बना के दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है 12.9 पर। सो 12.9 पर क्रेडिट साइड में बाय एबनॉर्मल लॉस बाय फायर क्रेडिट हुआ, शॉर्टेज इन स्टॉक इफ एनी क्रेडिट हुआ, डेबिट साइड में सरप्लस है क्या, सरप्लस इन स्टॉक है क्या, यस, और एक क्रेडिट साइड में लिखो बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, एक और आइटम आता है ना। जरूरी नहीं हर बार कि नॉर्मल लॉस अकाउंटिंग हो, कुछ बुक्स नॉर्मल लॉस को भी अकाउंटिंग नहीं करती है, मगर अगर नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग नहीं किया तो उसका इफेक्ट सरप्लस या शॉर्टेज में आ जाता है, वो सरप्लस और शॉर्टेज की अकाउंटिंग हो जाती है, ठीक है। बट हम नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग हमेशा करेंगे। इज दैट ओके? कोई क्वेरी किसी को? सो दैट्स वंडरफुल।